12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 13 में कितनी धाराएं थी? 3। पहली में क्या था? संविधान निर्माण से पहले जो भी बातें होगी वो जो संविधान के साथ मैच नहीं करती वो असंगत। दूसरी में बाद वाली बातें। और 3 के अंदर क्या था? विधि शब्द की परिभाषा। विधि क्या होता है? संसद या फिर विधानमंडल का जो भी आदेश, अध्यादेश, सूचना, नियम, प्रथाएं आदि जारी की जाती है वो सभी आदेश के उसके अंदर कानून के अंतर्गत। 14 के अंदर बात करते हैं। 14 के अंदर 2 बातें पड़ी थी अपने। एक तो विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण तो यूएसए से लिया। लेकिन अपवाद के रूप में काम करता कौन सा अनुच्छेद? 361। 361 में कहा गया पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं, क्योंकि उनको कितने माह पहले, 2 महीने पहले उनको सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद में बात की थी अपने 15 के अंदर। 15(1) में कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ में जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 15(2) में इन सभी को आधार मानते हुए सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, मनोरंजन, तालाबों, कुओं के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे। अगला लिखना 15(3). 15(3) महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान। महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा, जो 15(3) में कहा गया। उसके बाद 15(4), ये बस यही सबसे बड़ा है और कोई नहीं है। 15(4) में 15 महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान। और 15(4) में लिखना आर्थिक रूप से पिछड़े हुए SC व ST वर्ग को शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। जो आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, SC व ST वर्ग की, उनको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। और तभी तो अपने देखते हैं ना, जो भी मेरिट निकलती है SC व ST की बहुत कम मेरिट निकलती है। OBC के जर्नल की बहुत ज़्यादा मेरिट निकलती है, SC ST की बहुत कम मेरिट निकलती है। क्योंकि ये 15(4) के अंदर लिखा गया है जो पिछड़े वर्ग होते हैं SC व ST उनको शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सकता है। 15(5) में पिछड़े वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण दिया जा सकता है। और 15 लास्ट की बात करते हैं 6 की। सामान्य वर्ग को शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान। पंद्रह एक में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 15(2) में उन सभी कारकों को आधार मानते हुए सार्वजनिक स्थानों, मनोरंजन के साधनों, सिनेमा घरों, उसके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। 15(3) के अंदर महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। 15(4) में SC ST वर्ग को, 15(5) में OBC वर्ग को, 15(6) में सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। सबसे पहले SC ST, फिर OBC वर्ग आता है, फिर सामान्य वर्ग आता है। सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। 10% का आरक्षण दिया गया। बारह के अंदर क्या था?
राज्य शब्द की परिभाषा 13 में 3 धाराएं, पहली के अंदर पहली वाली है संगत, दूसरी में दूसरी वाली बाद वाली है संगत, तीसरी में विधि शब्द की परिभाषा। 14 में क्या 2 बातें, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, समक्ष तो इंग्लैंड से लिया गया, समान संरक्षण तो यूएसए से लिया गया, अपवाद के रूप में 361 काम करता है। 15 में 6 बातें पढ़ते हैं। 15(1) के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जो 5 कारक लिखाए थे। दूसरा 15 में 15 सभी को आधार मानते हुए किसी के साथ सार्वजनिक स्थानों मनोरंजन के साधनों के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे। 15(3) के अंदर महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान। 15(4) के अंदर जो आता है SC/ST को विशेष शिक्षा में क्षेत्र में प्रावधान। 15(5) के अंदर पिछड़े वर्ग को, 15(6) के अंदर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन व अवसर की समता, लोक नियोजन व अवसर की समता लिख लो, फिर समझाता हूं ये। लोक नियोजन व अवसर की समता लोक नियोजन व अवसर की समता। क्या होता है लोक नियोजन? मतलब सरकार के द्वारा जो भी योजना निकाली जाएगी, जो भी योजना सरकार के द्वारा निकाली जाएगी, उनको लोगों का समान रूप से उनका नियोजन किया जाएगा। इस प्रत्येक वर्ग के अंदर, प्रत्येक परिवार के अंदर, प्रत्येक ग्रामीण इलाके के अंदर सभी को समान रूप से लोगों का नियोजन किया जाएगा, सभी को समान रूप से लोगों के अंदर वो योजना दी जाएगी। और अवसर की समता मतलब सभी को समान अवसर है। अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, तो सबसे उच्च वर्ग का व्यक्ति, अगर सबसे निम्न वर्ग का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। सभी को समान अवसर दिया गया। सरकारी नौकरी में अगर किसी बड़े घर का व्यक्ति लग सकता है, तो कोई बिल्कुल निम्न वर्ग का भी व्यक्ति उसके अंदर लग सकता है। सभी को समान अवसर दिया गया। लोक नियोजन मतलब जो भी जितनी योजनाएं होती है वो सभी को समान रूप से मिलेगी और सबका समान अवसर बना रहेगा। ये बात अनुच्छेद 16 के अंदर लिखा गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन व अवसर की समता, इसके अंदर एक बात लिखना लिखना इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन व अवसर की समता, जो 2021 के अंदर CHSL का एग्जाम हुआ था, SSC का, उसके अंदर एग्जाम में पूछा गया था लोक नियोजन व अवसर की समता वाला अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल कौन सा है? 16। 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में 3 धाराएं, 14 में 2 बातें, समक्ष व समान संरक्षण, 15 में भेदभाव, 16 में लोक नियोजन व अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, स्पर्शता का अंत, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी इसे छुआछूत की भावना का अंत, छुआछूत का अंत। अगर कोई हमारे साथ छुआछूत की भावना रखता है, अस्पृश्यता, अपने को बोलते हैं मुझे टच नहीं करना, अपने तो भाईचारा दिखा देते हैं, लेकिन अपने को अधिकार मिला हुआ है अस्पृश्यता का अंत का, छुआछूत की कोई अपने साथ भावना रखता है, कोई बोल देता है ना तुम तो नहाया हुआ नहीं है, वो तो अलग बात है, सर्दी में कोई नहीं नहाता। लेकिन वैसे अगर कोई बोल देता है तुम तो निम्न वर्ग का है, तू इस जाति का कोई भेदभाव रखता है अपने साथ, तो अपने को उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि अपने को मौलिक अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 17 के अंदर भी। कोई आपके साथ में अस्पृश्यता की भावना रखे, छुआछूत की भावना रखे, तो इसके विरुद्ध अपने उच्चतम न्यायालय जा सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन से न्यायालय का होता है?
उच्चतम न्यायालय का। कल ही मैंने लिखवाया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम उच्चतम न्यायालय का होता है। जब भी हमारे इसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपने उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 17 के अंदर। और इससे निवारण के लिए एक अधिनियम भी बना था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। लेकिन इसका नाम चेंज करके 1976 के अंदर 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक निवारण अधिनियम 1955 कर दिया गया। नागरिक निवारण अधिनियम 1955 कर दिया गया। निवारण मतलब छुआछूत की भावना रखते उसको बंद कर देना, निवारण कर देना मतलब उसको खत्म करना। क्या काले अक्षर भैंस बराबर बात है, मैं तो इंग्लिश वाली तो पता नहीं, अभी कुछ ही होता होगा। वीक ही है तो अब पूछते ही ऐसे हो, कुछ ढंग के पूछो फिर तो मैं बता दूं। जैसे ऑफ का बदल कर चेंज करना, ऐसे पूछो तो मैं बता भी दूं। कितने बजे तक क्लास लगी थी कल आपकी? 4 बजे तक। कितनी क्लासें लगी थी? किस किस की? एक तो मेरी क्लास और रीजनिंग और मैथ की क्लास। उतार लिया? अच्छा। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता निवारण या फिर छुआछूत की भावना अनटचबिलिटी का अंत किया गया। अच्छा, उसके लिए क्या अधिनियम आया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। उसका नाम 1976 में चेंज करके नाम वही रख दिया गया 1955 वाले ही, नागरिक निवारण अधिनियम 1955 ही कर दिया, क्योंकि वो अधिनियम कौन से सन में आया था? 1955 में। लेकिन नाम चेंज कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियां यानी कि क्या? राजा महाराजा। जैसे अपने राजा महाराजा पढ़ते, राजस्थान का तो इतिहास वैसे ही बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा इतिहास है राजस्थान का। कोई महाराजा धीराज है, कोई महाराजा है, कोई महाराज है, कोई राजा की, कोई राय की उपाधि, पता नहीं कितनी प्रकार की उपाधि राजस्थान के अंदर। तो उन सभी उपाधियों का अंत किया गया सिवाय 2 उपाधि को छोड़ के। एक तो भारत के अंदर सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने को डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है उसको ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आर्मी वाली उपाधि ग्रहण कर सकते हैं सेना के अंदर। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। उपाधियों का अंत किया गया। नॉर्मल से एग्जाम में प्रश्न पूछे उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 18 के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। एक तो डॉक्टरेट की उपाधि जो कि पीएचडी करने से मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि। एक तो शिक्षा के क्षेत्र की उपाधि ग्रहण कर सकते हैं राजस्थान भारत के अंदर, और एक आर्मी वाले सिर्फ 2 ही, सेना के क्षेत्र में सिर्फ 2 ही उपाधियां ग्रहण की जा सकती है। और किसी भी देश के द्वारा अगर कोई उपाधि दी जाती है तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना न तो कोई भारत का नागरिक यहाँ पे कोई उपाधि ग्रहण कर सकता, न कोई किसी विदेशी, जो विदेश से कोई उसको उपाधि मिलती है ना वहाँ की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति ऐसी आज्ञा कभी नहीं देता। संविधान के अंदर इतना लिखा गया, अगर कोई बाहरी देश का आपको कोई उपाधि देता है तो
तो आपको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे उसको उपाधि को ग्रहण कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देता। भारत के अंदर सिर्फ 2 ही उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी कौन से क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र के अंदर, आर्मी के क्षेत्र में उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। अगर वैसे कोई देश की दूसरे देश की लेनी है तो किसकी आज्ञा से लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की आज्ञा से। अगर भारत का नागरिक कोई भारत की उपाधि ग्रहण करता है तो भी किसकी आज्ञा से, राष्ट्रपति की, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है कौन, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा गया है कि देश का प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है। वो सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है, वो सिर्फ साइन करने के काम आता है। और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है। उसको वैसे बोल दिया जाए देश का प्रथम नागरिक होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है, नाम मात्र का। लेकिन वास्तविक सत्ता तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। कभी राष्ट्रपति को देखा भी, राष्ट्रपति वहां पे रैली निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री जाता है। राष्ट्रपति सिर्फ साइन करने के काम आता है, कानून बनाने। क्योंकि जब संसद से बिल पास होता है, या तो राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद लोकसभा में गया, और लास्ट में साइन कौन कर देगा, राष्ट्रपति। जब भी साइन कर देता है वो कानून बन, वो सिर्फ उतना ही काम है उसका, सिर्फ साइन करने का काम है राष्ट्रपति का, और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है। और देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति को। अगर उपाधि भी ग्रहण करनी है तो उसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, और वो व्यक्ति कभी उपाधि धारण करने की शक्ति किसी को नहीं देता। सिर्फ 2 ही उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं, एक तो कौन से क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र की, और दूसरी